क्या हैं, स्पेशली डीएसपी के हवाले से मैं उससे ज़्यादा फोकस हूँ, तो बता दीजिए। उस दिन बात तो हुई मगर अधूरी रह गई थी। आवाज़ आ रही है मेरी? नाज? यस सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ, उस दिन आपके ग्रुप में मैसेजेस आए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस क्लास में क्या क्या इश्यूज हैं, तो डिस्कस करें कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो उन हिसाब से चीज़ों को लेके चलें। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों से ही पहुँच रही होगी, बाकियों को भी उम्मीद है कि आ जाएंगे। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, जो कि पिछले वीक ही हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने सेशन नहीं हुआ था आप लोगों की क्विज की वजह से, ऑनलाइन ही मैं करना चाह रहा था मगर नहीं हो सका। अच्छा, अभी आज का जो लेक्चर है उसी की कंटिन्यूटी है, और वो कंटिन्यूटी क्या है कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सिस्टम्स को डिफाइन करना यूजिंग दी डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, उसमें हमने एलटीआई सिस्टम्स को लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन को ऐसे समझें जिससे आपके मैंने एग्जांपल दिया था, जस्ट लाइक के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कंटिन्यूस टाइम, तो इसमें डिस्क्रीट टाइम में हमारी डिफरेंस इक्वेशन होती है, बाकी मोर और लेस प्रोसीजर सेम होता है। अच्छा, इसका अब सॉल्यूशन, अब इसका जो डिफरेंस इक्वेशन तो आ गई, ठीक है, हमने सिस्टम को डिफाइन कर दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टम के डिफाइन तो कर दिए, मगर फॉर सपोज आप एक फिल्टर का आपने इनपुट और आउटपुट डिफरेंस इक्वेशन के हिसाब से आपने उसकी इक्वेशन लिख दी, मगर अब इसका आउटपुट के फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी? ऐसी इक्वेशन लिखे जिसमें आप मतलब 0 1 2 या जो टाइम n की वैल्यूज पुट करें तो आपको उस टाइम उस n की वैल्यू पे आउटपुट क्या होगा वो इक्वेशन चाहिए, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन करना। ठीक है, अब इस तरह के जो डिफरेंस लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि उसका डिफरेंस इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म हम देख चुके थे, मैं एक दफा फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मेट है डिफरेंस इक्वेशन का, मतलब कोई भी इक्वेशन होगी तो वो हम इसके ही फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर उसको सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन जो इसका जो मैंने समझाया था लास्ट टाइम भी कि इसके दो पार्ट में आते हैं, एक पार्ट को हम कहते हैं जीरो स्टेट और दूसरे को कहते हैं जीरो इनपुट आउट। ठीक है, तभी इन दोनों का जो नाम है यहाँ पर YZS प्लस YZI। ठीक है, ZI इंडिकेट करता है जब इनपुट जीरो, और जीरो स्टेट इंडिकेट करती है जब आपका कोई ना कोई इनपुट अप्लाई किया हुआ हो और उसके बाद जो आउटपुट आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल एक प्रोसीजर के उस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, अब इसका जो सॉल्यूशन है फिर अगेन निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विद जेड ट्रांसफॉर्म और डायरेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड जो अभी हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो अभी हम जनरल इक्वेशन किए उस जनरल इक्वेशन को में क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो दो पार्ट्स का है जो हम डिस्क्राइब कर रहे थे वाई ऑफ एन, एक्चुअल में डायरेक्ट मेथड का ही है जिक्र है। जेड ट्रांसफॉर्म वाला मेथड जो है जब करेंगे, जब इस इक्वेशन को जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर उस डोमेन में सॉल्व करेंगे तो उस टाइम उसका इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम फॉर सपोज आप टाइम डोमेन में एक इक्वेशन सॉल्व कर देते, फिर बाद में हम कैसे एसएनएस में यूं कर रहे थे कि टाइम डोमेन को पहले लेप्लास डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आ रहे थे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म करके वहां पे सॉल्यूशन करके फिर दोबारा
टाइम डोमेन में जा रहे थे, तो एक किस्म का वहाँ पे भी हम कर रहे थे सॉल्यूशन, मगर इनडायरेक्ट था, ठीक है? तो वो इस तरह का मेथड जेड ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि इसके लिए फिर जेड ट्रांसफॉर्म है, वो जो हमारे अगले लेक्चर। और अभी जो डायरेक्ट मेथड में क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट को हम जो कह रहे हैं कि ज़ीरो इनपुट, जिसको हम कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, और दूसरे को जो ज़ीरो स्टेट, जिसको कह रहे हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है? अब जब ज़ीरो इनपुट का मतलब होता है कि जो आपका जहाँ पे इनपुट्स हैं वो ज़ीरो, तो इनपुट हमारा क्या होता है, एक्स ऑफ एन, और एक्स ऑफ एन जो इनपुट अगर ज़ीरो हो, तो इट मीन्स कि आपके पास ये इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है, वो ये बन जाएगी, ठीक है? अब ये हो गया हमारा इसका जनरल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको मेथड पढ़कर आए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हम एक जो इक्वेशन को हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं उससे पहले, ठीक है? क्योंकि इसका जनरल फॉर्मेट एक जनरल सॉल्यूशन से के बाद फिर एक ये चेक ड्राइव के पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं ये जो टर्म्स है ना, y ऑफ h, मतलब सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इज इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा इस हमने एक ऑक्सिलरी हेल्प कर लिया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक? अब वो इस इक्वेशन को ओपन करेंगे। अब इसको मैंने पिछले एक लेक्चर में इसको वीडियो में पूरा समझाया हुआ है, जो पिछला पार्ट है कि किस तरीके से खोलना है, और उसमें अगेन आंसर यही आएगा जो आपके सामने, ठीक? ये मैंने पिछले पार्ट 1 में सॉल्व करवाया हुआ है, मतलब यहाँ तक किया हुआ है, तो मैं उसको अभी रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, सो ये इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कह लें, मतलब ऐसी इक्वेशन जो एक इंटरमीडिएट होती है, जो कि आपके ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके हमने ये सपोज किया, उसके बाद फिर हमारे पास ये पार्ट आ गया, ठीक है? इसमें अब यहाँ इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे फिर इसके रूट्स आते हैं, ये जस्ट लाइक एक नॉर्मल इक्वेशन जो होती है हमारे पॉलिनॉमियल की तरह, सपोज करें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, तो उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास रूट्स आते हैं ना उसके, तो इन लैम्डास को हम कहेंगे ये रूट्स हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, जो भी वैल्यूज आएगी, जस्ट लाइक आप जो ऐसे ही, जैसे फॉर सपोज आप x पावर n a1 x पावर n माइनस 1, तो उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो एक्स के फॉर्म के जो रूट्स आते हैं ना, कि उसमें वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इस तरीके से इसके भी रूट्स आएंगे। अब वो रूट्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब दो वैसे तो एक तो रियल, दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि रियल में भी हम अगर डिवाइड करें तो 200 में आएंगे, कैसे? एक को हम कहेंगे डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों डिफरेंट हो, और दूसरे में दोनों रिपीटेड हो। फॉर सपोज एक 3 2 मिसाल दो, और दूसरा 2 2, तो क्या हुआ, 2 2 रिपीट हो रहा है, तो उन दोनों केसेस में हमारे पास जो हम सॉल्यूशन है, ये अगेन ड्राइव करके ये सारा चीजें जो हमारे पास आई हुई हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में से आप इनको सॉल्व करना एक समझाया जाता है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम अभी कॉमन मेथड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें y ऑफ h इज इक्वल टू c1 लैम्डा 1, मतलब जितनी भी आपके पास ये रूट्स आएंगे वो रूट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? अगर कहीं पे रिपीटेशन है, मिसाल और आपका 2 2 आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, c1 लैम्डा 1 लिखेंगे प्लस c1 n लैम्डा 1 n, ठीक है? और अगर यहाँ पे देखो दोनों डिफरेंट है, तो ये क्या हो रहा है, c1 लैम्डा 1 प्लस c2 लैम्डा 2 एंड सो ऑन। अब सवाल पैदा होता है, भाई ये C1 क्या है? ये कांस्टेंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है? और ये इन कोएफिशिएंट्स को हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल कंडीशन, ठीक है? तो इनिशियल कंडीशन हमें मिलेगी तो फिर उनको हम पुट करेंगे और हमें वो मिल जाएगा। तो इसको मैं अभी प्रॉब्लम कल जो इनिशियलाइज करवाया था, उस प्रॉब्लम को ही लेके चलते हैं। एक प्रॉब्लम सपोज किए y ऑफ n इज इक्वल टू y of n is -3 y of n minus 1 -4 y of n minus 2 is equal to, ये एक सेकंड ऑर्डर का कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये इसमें हाईएस्ट डिले, क्योंकि इसको हम डिले कहते हैं ना, हाईएस्ट डिले कौन सा है, 2 है, तो इट मींस सेकंड ऑर्डर, अगर 3 है तो थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, ठीक है? y माइनस n माइनस कैपिटल n मींस nth ऑर्डर, जो n की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो एज पर द रूल हम क्या करेंगे, पहले y ऑफ h मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसका जो पार्ट है, जो अभी तरतीब लेक्चर की बनाई हुई है,
वो यूं की हुई है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन के कितने पार्ट हैं? 2, एक होमोजेनियस पार्ट, दूसरा पार्टिकुलर पार्ट, ठीक है? और हम इस लेक्चर में क्यों यूँ करते हैं कि पहले सिर्फ हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसका सिर्फ होमोजेनियस देखेंगे और फिर एक प्रॉब्लम है जिसका सिर्फ पार्टिकुलर पार्ट देखेंगे सॉल्व करना, मतलब ताकि हम दोनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझ में आ जाए। फिर एक इनमें से कोई एक प्रॉब्लम या कोई और डिफरेंट लेके हम उनका दोनों पार्ट निकालेंगे, होमोजेनियस प्लस पार्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है? जो कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरा जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। ये हम सारा मैथलैब में हमारे पास बहुत अच्छे से फंक्शन बने हुए हैं, जिनको हम इज़िली सॉल्व कर सकते हैं और हमारी लैब भी है और उसकी वीडियोज़ भी आपको शेयर की जा रही है। ठीक है? तो ये चीज़ें हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ये भी है कि आप मिसाल लो उस लैब को यूज़ करने सीखने के बाद, जो कि देखने के बाद आपको ये भी हो जाएगा कि आप अपना मैन्युअली जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ भी आप उसमें पुट करके देखेंगे कि आंसर्स वही आ रहे हैं या नहीं। तो एक किस्म का वो भी एक आपके पास टूल है, जो कि मोस्टली हम वही यूज़ करते हैं जब भी लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन होती है। तो ठीक है, तो हम इसमें जो पार्ट इस प्रॉब्लम को देखेंगे वो कंप्लीटली क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है? तो मैं इसको आपको किस तरीके से दिखाता हूँ सॉल्व करके। अगेन इसमें क्या है, y ऑफ n है सिंपल, पहले तो y ऑफ n की जगह लैम्डा n, तो यहाँ पे y ऑफ लैम्डा n -3, ये y ऑफ n -1 है, तो ये -3 वही आएगा लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे डिले है तो वो n-1 लैम्डा के पावर में चला जाएगा n। सो फॉर दिस, और इसके लिए भी यही है और इज इक्वल टू 0, और इसमें हमने लैम्डा n-2 कॉमन निकाला तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। अब रूट्स जो हैं 2 हैं और दोनों डिफरेंट हैं, और अभी हम बात कर रहे थे जब दोनों रूट्स डिफरेंट हो तो क्या सॉल्यूशन होगा, ये C1 लैम्डा 1 पावर n प्लस C2 लैम्डा 2 पावर n, मतलब और यहाँ पे लैम्डास की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इन केस अगर फर्स्ट सपोज यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन सेम आ जाता है, मिसाल 4 आ जाता है या -1 आ जाता, तो यहाँ पे ये बनता C1 लैम्डा 1 प्लस C1 n लैम्डा 1 n बन जाता, ठीक है? तो ये जो है ज़हन में रखिएगा। तो अब यहाँ तक ये तो हमारा सिंपल है, सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका जो पार्ट है, इसमें हम निकालेंगे इनिशियल वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो इस मैंने स्लाइड में दिखाया हुआ है, वो जो यहाँ तक ही लिमिटेड है, मतलब इसमें इनिशियल वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। अब सपोज़ करेंगे इनिशियल वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। मैं यूँ कहूँ y0 इज़ इक्वल टू एंड y -1 इज़ इक्वल टू 0 सपोज़ करें, ठीक है? इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, y0 इसमें ये जो y ऑफ h आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, पहले इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। फिर n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक और इक्वेशन, मतलब n इज़ इक्वल टू 0 और 1 दोनों पुट करेंगे, 2 इक्वेशन यहाँ से आ जाएँगी और वही सेम काम n इज़ इक्वल टू 0 एंड 1 इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से भी हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन जब मिल जाएँगी तो इनको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएँगी, और जब उसमें इनिशियल वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है? तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस पार्ट सॉल्यूशन, ठीक है? अब ये यहाँ तक, वैसे तो इस स्लाइड में तो यहीं तक एंड किया हुआ है, मगर अगर इनिशियल कंडीशंस दी हुई हों तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? उसका पैटर्न सिंपल है। क्या करना है कि हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी, ठीक है? कौन-सी थी? ये इक्वेशन। इसमें पहले हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1। अब जब n इज़ इक्वल टू 0 और पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये, ठीक है? अब कैसे, सपोज़ करें ये आपके सामने ये इक्वेशन है, ये सेम ही प्रॉब्लम है, ठीक है? तो y इज़ इक्वल n, ये देखो y0, ये यहाँ पे n 0 पुट करेंगे, ये बन जाएगा -3y -1 -4y -2, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि ये इज़ इक्वल टू 0 है तो ये यहाँ पे माइनस में है, इसको इक्वल की साइड पे लेकेंगे प्लस में हो जाएंगे तो ये यहाँ पे टर्म हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से फिर y इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे।
अच्छा y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये टर्म क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 ये y 0 हो जाएगा और ये -4 y 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी आ गया। यहाँ तक बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यहाँ पर जो है थ्री, अब यहाँ पे आप नोट क्या होगा, ये क्या है y0 और y0 किसके बराबर है, पिछली इक्वेशन में इसके बराबर। तो इट मीन्स जो आपके पास है ये जो y0 की जगह हम ये इक्वेशन पुट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन पुट की तो ये हमारे पास आ गया पार्ट। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 9 ये हो जाएगा और ये प्लस y माइनस 1 का ये भी है 4, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 y माइनस 1 प्लस और 3 इंटू 4 12 y माइनस 2। तो ये हमारे पास y1 की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अच्छा अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो निकाली थी हमने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाला था वो ये था। अब इसमें भी अगेन यही करो, पहले n इज इक्वल टू 0 पुट करें। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1 पावर 0। किसी भी चीज के ऊपर पावर जब 0 होता है तो वो क्या बन जाती है, 1 बन जाता है। और सिमिलरली इसमें के ऊपर भी यही, तो ये क्या हो गया y0 c1 प्लस c2। ठीक है, इस तरीके से इसी इक्वेशन में जो आप जो है फिर 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -c1 प्लस c4। c1 कैसे बनेगा, अगेन वही कि आप इसमें यहाँ पर जो 1 पुट करेंगे तो -1 के ऊपर जब पावर ऐड होता है तो वो माइनस भी साथ में आता है, तो ये -c1 बन गया, प्लस 1 पुट करेंगे तो ये +4c2। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई हैं वो आ गई हैं कितनी, 2। ठीक है, 2, y0 की भी 2 है, y1 की भी 2 है। अब कैसे y0 की 2 कैसे, एक जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट किया था और दूसरा जो हमने सॉल्यूशन निकाल के उसमें पुट किया था, तो इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर, मतलब इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y0 किसके बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर। तो समझो कि आप जो है ये दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ये इक्वेशन c1 प्लस c2, ये वाला ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, y0 किसके बराबर है, 3 माइनस y माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2। ठीक है, तो इसमें ये आ गया। सिमिलरली इसके लिए भी यही होगा, तो इसकी भी इक्वेशन -c1 प्लस 4c2 और फिर उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन पूरी इंटर कर देंगे, सेम आ जाएगी। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर हमारे पास जो है सिर्फ इनको सॉल्यूशंस करना होता है और फिर हम ये जो है आपके पास इन दोनों को सॉल्यूट कर डिफरेंट तरीके हैं। सिंपल अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये c1 का टर्म खत्म हो जाएगा और ये 5c2 बन जाएगा और ये सारे आपस में सम हो जाएंगे टर्म्स और फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और एज पर दी जो c1 और c2 जो है आपके पास किस तरीके से रिलेटेड है, और इसी तरीके से जो फिर c1 की वैल्यू आ जाएगी वो पुट करेंगे इसमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास c2 की वैल्यू आ जाएगी। और ये c1 और c2 क्या है, कोएफिशिएंट्स है किसके, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे c2 की, तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन कंप्लीट आ जाएगा आपका। तो यही सेम काम किया हुआ है, -1 पावर होल पावर n और यहाँ पे c1 की इक्वेशन पूरी जो अभी यहाँ पे निकली और प्लस जो है यहाँ पर c2 की वैल्यू जो ये है वो कंप्लीट पुट कर दिया, तो वहाँ पर आपके पास एक होमोजेनियस सॉल्यूशन कंप्लीट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने अभी तक इनिशियल कंडीशंस जो है वो अभी हमारे पास दी हुई नहीं। अब यहाँ पे इसने सपोज किया फॉर एग्जांपल इफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास c1 और c2 की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बहुत इजी है और ये सारा मेथड जो है ना लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व करते हैं, तो समझो कि आप डीएसपी में उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं।
तो ये इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर तो जो दिखाया हुआ है, मैंने दिखाया हुआ है ये स्लाइड में, वो यहाँ तक है, क्योंकि C1 C2 की हमने वैल्यू नहीं निकाली है। मगर आपको जब C1 और C2 की वैल्यू निकाली हो तो उसका मेथड भी अब पता चल गया होगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो यहाँ तक अभी तक हमने किया है वो सारा क्या था, हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड में प्रॉब्लम करवाऊंगा वो है क्या, वो है पार्टिकुलर, जिसको हम सेकंड पार्ट जिसको कह रहे हैं। ठीक है, तो अब उसका अलग एग्जांपल करते हैं। जिस तरह यहाँ था ना हमारा ये होमोजेनियस सॉल्यूशन का पार्ट, अभी मैंने एक प्रॉब्लम करवाया, फिर हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का करेंगे, उसके बाद फिर हम एक ऐसा प्रॉब्लम करेंगे जो दोनों करेंगे, में दोनों चीजें हों उसमें। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम यहाँ तक हो गया। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो आपके पास मेथड है वो इस तरीके से है कि जब इनपुट, ये क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड करता है इनपुट पे, होमोजेनियस में तो इनपुट 0 होता है ना, तो इसका जो मेथड है वो क्या करते हैं कि ये इनपुट सिग्नल इस तरह के फॉर्म में हो तो फिर उनके पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये होंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब क्या है, फॉर सपोज इनपुट आपका है x ऑफ n, सपोज करें कोई एक हम कहते हैं कि फाइव कांस्टेंट है कोई, तो कांस्टेंट हो तो इसके लिए एक k आएगा, सिंपली इसका y p जो है k आएगा, और फिर अगेन वो जो आपके पास इनिशियल वैल्यू से हम k हेल्प से हम k की वैल्यू मालूम करना शुरू करेंगे। अगर फॉर सपोज आपके पास इनपुट समथिंग 5 पावर n है, इस तरह का कुछ है समहाउ, ठीक है, तो फिर उसके साथ जो आपका सॉल्यूशन होगा उसका हम सब होगा वो k पावर, ठीक है, k 5 पावर n एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मिसाल और कोई इस तरीके कहते हैं 5 n पावर n स्क्वायर सपोज करें इनपुट है, तो उस तरह के केसेस में फिर इस तरह का सॉल्यूशन आएगा। तो ये सारे डिफरेंट केसेस हैं। तो पहले हम एक केस देखते हैं, इस वाला केस का मतलब क्या है और उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है हमें इसका, ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमारे पास इनपुट देखो, यहाँ पे अगर नोट करें आपको क्या दिया हुआ है, x 2 पावर n, क्योंकि इनपुट जो है ना यहाँ पे 0 नहीं है, होमोजेनियस में इनपुट जो है 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट 0 नहीं है, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है 2 पावर n, तो केस क्या बनता है, जो यहाँ पे जो दिखाया हुआ था वो था ये 2 पावर n, मतलब ये, तो इसका मतलब है k जो भी वैल्यू है उसके साथ k मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका ये इनपुट है, तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बना, k 2 पावर n u ऑफ n। ठीक है, u ऑफ n क्यों, इसलिए क्योंकि ये n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे k 2 पावर n है, उससे कम n लेस देन 0 होगा तो ये 0 होगा, इस वजह से यहाँ पे u ऑफ n दिया हुआ है। ठीक है, u ऑफ n से तो फेमिलाइज होंगे सॉरी, तो u ऑफ n पे आपके पास आ गया। ठीक, अब इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को या दूसरे लफ्जों में यूं भी लिख सकते हैं कि k 2 पावर n n कामा n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दोनों केसेस में बात सेम है, तो हम u ऑफ n की उससे चलते हैं। अच्छा, तो अब इसमें आप क्या करें, ये तो सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये है k 2 पावर n u ऑफ n। ठीक है, अच्छा 5/6, अब y n माइनस वन है, y n माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि y तो ये इसके बराबर है, तो ये जो है y की जगह, और इसमें एक डिले है तो इट मीन्स वो डिले पावर में शो हो जाएगा और वही u ऑफ n के साथ, तो k 2 पावर n, इसको मैं अगर यूं दिखा देता हूँ इसको एक राइटिंग में आपको, एक मिनट मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको मैं दिखा दूँ उसको। ओके, तो हमारा
आई होप कि ये स्क्रीन सही शेयर हो रही होगी। मैं कोशिश करूँ यहाँ पे लिखूँ। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है? y ऑफ n फाइव और सिक्स y ऑफ n माइनस वन, ठीक है, माइनस वन ओवर सिक्स y ऑफ n माइनस टू प्लस x ऑफ n। यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा, जो कि x ऑफ n इज इक्वल टू टू पावर n जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये u ऑफ n, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल पे ये एग्जिस्ट करता है, उससे लेस देन पे ये वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो हमने केसेस देखे थे उसमें क्या होगा, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका yp क्या होगा, k टू पावर n। तो ये समझो कि y के बराबर हो जाता है। तो ये वैल्यू हम पुट किस में करेंगे, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर पहले k टू पावर n u ऑफ n क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है n ग्रेटर देन आई इक्वल टू जीरो। और u ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, जब u ऑफ n जो है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, u ऑफ n जो है इज इक्वल टू वन जब n ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो, और जीरो जब n लेस देन जीरो। ये u ऑफ n की वैल्यू है। तो वन जब मल्टीप्लाई से होगा तो सेम ही वैल्यू आएगी, इस वजह से इसको हम लिखें। अब यहाँ पे 5 और 6, अब ये जो टर्म है ये क्या है, y n माइनस वन, ये यही होगा, मगर इसमें एक डिले है, तो वो डिले यहाँ पर पावर में शो हो जाएगा। तो k टू पावर n माइनस वन u ऑफ n माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा टर्म है उसमें भी यहाँ पे k टू पावर n माइनस टू u ऑफ n माइनस टू, और प्लस जो लास्ट में मैं इसी इक्वेशन को नीचे कंटिन्यू करके लिखता हूँ, जो हमारा टू पावर n u ऑफ n, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे, ये इसकी, ये जो है ना, इसी का टर्म है, यहाँ पे प्लस होके आ रहा है। अच्छा, अब इसको इक्वेशन को हमें इवेल्युएट करना है। इसमें n की इस तरह की वैल्यूज पुट करनी है जिसमें इसको हम सॉल्व कर सकें, मगर एक चीज ध्यान में रखें, इसमें हमें n की कोई भी वैल्यू पुट करें। सपोज करें मेरे पास n इज इक्वल टू जीरो भी पुट कर सकता हूँ, वन भी पुट कर सकता हूँ, टू भी पुट कर सकता हूँ। अब ये सारे वैल्यूज जो है ना, मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, मगर मुझे वैल्यूज ऐसी पुट करनी है जिसमें कोई भी टर्म इसमें गायब ना हो, खत्म ना हो जाए, मतलब जीरो। अब सपोज करें मैं इसमें इंटर कर दूं, अगर वन इंटर करता हूँ, तो वन का मतलब है वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और ये टर्म खत्म। टू पुट करता हूँ तो टू माइनस टू जीरो, ये हो जाएगा, और ये पावर जीरो होकर यहाँ पे वन हो जाएगा। तो ये वैल्यूज एक्चुअल में एंड कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एन को पुट करेंगे या तो टू, मतलब n ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, थ्री भी पुट कर सकते हैं या फोर भी। ये हम क्यों करें, ताकि हमें k की हमें वैल्यू मिले। अब यहाँ पे मैं इज इक्वल टू n इज इक्वल टू टू पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को देखें तो ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें n इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा k, ये टू पावर टू क्या हो जाएगा इंटू फोर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे फाइव और सिक्स अपना, और के सेम टू पुट किया तो ये हो जाएगा टू माइनस वन। टू माइनस वन किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो इट मीन ये सेम टू पावर वन इज इक्वल टू टू ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली माइनस वन ओवर सिक्स, और माइनस वन ओवर सिक्स, और यहाँ पर ये क्या है, के टू, ये जो है टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा जीरो। तो वन ओवर सिक्स के इंटू वन, ठीक है। हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिसमें कोई भी टर्म इसका खत्म ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। अभी तो केस हमारे पास ऐसा, और ऐसा पुट करना है। तो जैसे जो हाईएस्ट डिले है या उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो हाईएस्ट डिले क्या है, टू है, तो यहाँ टू या उससे ज्यादा वाला। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फोर के इज इक्वल टू फाइव ओवर, हाँ फाइव नहीं बल्कि ये बन जाएगा फाइव ओवर थ्री, ये वन, और ये थ्री टू थ्री, ठीक है, और ये वन माइनस सिक्स के,
+4 अच्छा ये यहाँ पर भी तो 2 पुट करना था, ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना 4 तो +4 तो अब मेरे ख्याल में अलजेब्रिक सम करना है सिर्फ चीज़ों को तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी तो k की वैल्यू यहाँ पे आती है k = 8/5 तो k की वैल्यू 8/5 आ गई तो हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या निकाला था k 2 पावर n इट मींस जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका होगा वो क्या होगा k की वैल्यू पुट करेंगे 8/5 2 पावर n तो ये हमारा हो गया इस सी का पार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको देखिएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो पास पूछ लेंगे। अब एक्चुअल में क्या होगा, हम जब प्रॉब्लम करेंगे अब तो उसमें क्या करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो ये करेंगे। अब टोटल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा है कि भाई टोटल सॉल्यूशन होता है जो टोटल सॉल्यूशन y ऑफ n जो है इज इक्वल सम ऑफ पार्टिकुलर प्लस होमोजेनस। ठीक है, अब दोनों एग्जांपल एक एक हमने देख लिया कि होमोजेनस का कैसे करते हैं और पार्टिकुलर को कैसे करते हैं, दोनों का एक एक एग्जांपल हमने देख लिया।